देश प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसकी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा सर, जिनसे हम जानेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। प्रथम चरण का 8 लोकसभा क्षेत्रों का जो चुनाव है वो उसका कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का। आज स्क्रूटनी चल रही है। दूसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव होना, उनमें आज सुबह नोटिफिकेशन निकला है। आरओज़ ने नोटिस निकाला और आज से नामांकन शुरू हो गया है, जो 7 दिन तक चलेगा। इसके अलावा हमने जो वोटर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने काफ़ी कदम उठाए हैं महत्वपूर्ण, जो मैं चाहूँगा सभी वोटर्स को जिनके बारे में जानकारी हो। एक तो ये वोटर गाइड, इस तरह के बहुत सुंदर और अच्छी जो सूचनाएं सारी जो किसी वोटर को ज़रूरत होती हैं, वो सारी सूचनाएं इसके अंदर हैं। जैसे कौन से फॉर्म भरने हैं, नाम बढ़ाने, कटाने, करेक्शन के लिए, और किस ऐप पे जाके या किस पोर्टल पे जाके अपना ऑनलाइन अपना नाम कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो पहचान के रूप में जिनका प्रयोग उस दिन कर सकते हैं, प्रक्रिया जब वो जाते हैं पोलिंग स्टेशन में तो कैसी होती है, मशीन में किस प्रकार बटन दबा के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे पता लगता है वोट उनका पड़ गया। और ये ऐप्स है हमारी नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ऐप जो हमारे दिव्यांग मतदाता इनका प्रयोग कर सकते हैं, सी विजिल बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जो सारे हमारे सिटीजन्स, एक तरह से विजिलेंट सिटीजन्स, सी विजिल, और विजिलेंट सिटीजन्स अपना सामने अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी अपराध हो रहा हो या हमारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, उसको अपने मोबाइल से इस ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो फोटोग्राफ और लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी बात भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी सब तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी फील्ड में सभी जगह इस समय फ्लाइंग स्क्वाड्स चल रही हैं। जैसे ही ऐसी शिकायत आती है सी विजिल पे, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत मौके पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करती है। तो ये बहुत बड़ा एक एम्पावरमेंट है एक आम नागरिक को, कि कैसे वो कोई गलत चीज़ को बड़े से बड़ी जगह पहुंचा सकता है, उस पर कार्रवाई होता देख सकता है। और इसमें हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं। एक होता है एनोनिमस, अगर किसी को अपना बताना नहीं कि किसने शिकायत की तो एनोनिमिटी भी है, और अगर एनोनिमस नहीं रखना है, अपनी डिटेल डाल सकते हैं, तो जो कार्रवाई होती है उसको वापस उस नागरिक को बताया जाता है कि आपने जो कंप्लेंट की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक बहुत अच्छी एक चीज़ है। तो इस तरह की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो एक आम वोटर को होना चाहिए, आप नागरिक को, इस मतदाता मार्गदर्शिका या वोटर गाइड, और ये हर घर में पहुंचाई जाएगी बूथ लेवल अधिकारियों के साथ। और इसके साथ ही साथ मतदाता सूचना पर्ची भी, जिसके अंदर किसी मतदाता को पता लगता है कि किस बूथ में उसका वोट है, क्या सीरियल नंबर पे उसकी डिटेल्स क्या है, और उसके बीएलओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर, वो ताकि संपर्क कर सके। ये सारी मतदाता सूचना पर्ची में जानकारियां हैं। वो ये दोनों बीएलओ के माध्यम से हर मतदाता सूचना पर्ची हर वोटर को, और हमारी वोटर गाइड हर घर में जाएगी, जिससे हमारे वोटर्स को पता लगे। हमने इसी के साथ एक अच्छी पहल इस बार शुरू की, मैं हूँ ना करके, जिसका अर्थ ये है कि हर वोटर ये ज़रूर देख ले कि इस बार की जो वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। बहुधा हमने देखा है कि मतदान के दिन वोटर वहाँ जाते हैं और कुछ लोग निराश होते हैं, उनका नाम नहीं होता। तो उसमें एक इम्प्रेशन है कि उनको लगता है कि अगर हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस में, मेयर के चुनाव में अगर वोट दिया तो इसमें भी नाम होगा, जबकि दोनों मतदाता सूचियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। बहुधा ऐसे होता है कि एक में नाम होता है, दूसरे में नहीं होता। इसलिए ये सूची जो विधानसभा निर्वाचनों में और लोकसभा निर्वाचनों में एक ही मतदाता सूची होती है, उसको प्रत्येक निर्वाचन से पहले, और बड़ा आसान है अब तो, घर बैठे ऑनलाइन जब से सिस्टम्स आए हैं, एक हमारा पोर्टल है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in, इस पर घर बैठे देख सकते हैं। और आसान कर दिया मोबाइल के अंदर वोटर हेल्पलाइन ऐप, और ये ऐप, ये आजकल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, iOS एप्पल वालों के लिए और एंड्रॉयड, दोनों में अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल सब हमारे युवा
बहुत सेवी हैं, टेक सेवी, तो अपना लिए भी देख सकते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए देख सकते हैं। और अगर नाम नहीं होता बाई चांस या गलत होता है, कोई करेक्शन करानी है, तो ऑनलाइन ही व्यवस्था है। फॉर्म 8 होता है करेक्शन का, उससे करेक्शन करा सकते हैं। फॉर्म 6 होता है अपना नाम नया जुड़वाने के लिए, वो करा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे 2 चरण की तो तिथियां निकल गई। तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें, 6ठे और 7वें, इनमें जो जो लोकसभाएं हैं वहाँ के वोटर्स आज की तारीख में भी अगर नाम जुड़वाना चाहें तो ऑनलाइन माध्यमों से अपना नाम वहाँ फॉर्म सबमिट कर दें तो उनका नाम जुड़ जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी वोटर्स उत्तर प्रदेश के इस वोटर्स हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in पोर्टल का सदुपयोग करें, ताकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों का नाम, जिनका नाम आ सकता है 18 साल से ऊपर के, वो मतदाता सूची में आ जाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो इस बार हो रही है कि हमारा जो पहले चरण का चुनाव है उसमें जो वोटर लिस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी डेट है 1 जनवरी 2024, यानी जो व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया उसका नाम उसमें है। लेकिन जो दूसरा चरण और उसके बाद के चरणों में जो इलेक्शन है उसमें एलिजिबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2024, यानी ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी को 18 साल के नहीं हुए थे लेकिन 1 अप्रैल को जो 18 साल के हो गए तो उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा दूसरे चरण और बाद के सब चरणों में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो जानकारी में होना चाहिए सभी युवाओं के, कि वो नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं, खासकर तीसरे से 7वें चरण के। और अगर उनका 1 अप्रैल को भी अगर 18 साल के हो रहे हैं तब भी वो अपना नाम वोटर में लिस्ट में नाम दे सकते हैं। लेकिन सर इस दौरान ये सच है कि पहली बार निर्वाचन आयोग ने इस तरह की मतदाता सूची जारी की है और ये घर घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन सर जो सबसे बड़ा एक इशू बनता है अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जो वोटर लिस्ट होती है उसमें ये कहा जाता है कि ये पुरानी वोटर लिस्ट है, घर में तो दूसरी वोटर लिस्ट है, इसमें नाम नहीं है, तो उसको लेकर क्या किया कदम उठाए गए? जी हाँ, कई बार ये शिकायत होती है कैंडिडेट्स की और राजनीतिक दलों की कि जो मतदाता सूची उनको उपलब्ध कराई जाती है कैंडिडेट्स को, और जो उस दिन पीठासीन अधिकारी के पास रहती है बूथ में, उसमें कई बार भिन्नता की शिकायतें आती हैं। इस बार ये शिकायत ना आए इसके लिए बहुत अच्छा पहल हुई है भारत निर्वाचन आयोग से, और जो पहली बार हो रही है, हमारी जो वोटर लिस्ट प्रिंट होगी उसके हर पृष्ठ पे ये लिखा होगा कि वो किस तारीख तक अद्यतन है। उदाहरण के लिए अगर हम पहले चरण की बात करें, 8 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, इनमें ये लिखा होगा कि 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार 27 मार्च 2024 तक अद्यतन, हर पृष्ठ पे लिखा होगा और लोगो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कैंडिडेट्स को यही वोटर लिस्ट दी जाएगी ताकि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स तक ये इसी की फ़ोटोकॉपी करके दें, और हमारे पीठासीन अधिकारियों के पास भी यही रहेगी। तो उस स्तर पे जो शिकायतें आती थी वो भी प्रयास किया गया कि इसके माध्यम से दूर हो जाएं। सर इस दौरान आयोग ने एक नया कदम उठाया है कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनको घर बैठे मतदान की सुविधा दी जाएगी, या विकलांग, उनके लिए क्या कदम उठाए गए? ये भी बहुत अच्छी पहल है जिसमें बहुत सुविधा कर दी गई। हमारे जो वृद्ध वोटर्स हैं 85 साल से ऊपर के, और जो विकलांग हैं, खासकर विकलांगों में जो 40% से अधिक विकलांगता है और जिनका हमारी वोटर लिस्ट में, हमारे रिकॉर्ड में जहाँ विकलांगता दर्ज है, ऐसे वोटर्स किसी भी निर्वाचन में नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के भीतर BLOs के माध्यम से फॉर्म 12D ये RO रिटर्निंग ऑफिसर तक जमा करा दें। ये फॉर्म्स BLOs को दिए गए हैं, निर्देशित किया गया है BLOs को कि समय से ऐसे हमारे वोटर्स जो विकलांग हैं और जो 85 वर्ष से अधिक हैं उनको दें, उपलब्ध कराएं, और रजिस्टर पे उनके सिग्नेचर, उनके देने का सिग्नेचर लें रसीद स्वरूप, और वो फॉर्म भर के 5 दिन के अंदर RO को दें। जिन वोटर्स का फॉर्म 12D आ जाएगा कंप्लीट, उनको फिर घर पे हमारी टीमें जाके वोट डलवाएंगी। जो विकलांग वोटर्स हैं उनको 12D के साथ एक सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी कि विकलांगता उनकी 40% से अधिक है, और जो 85+ है उनको कोई प्रूफ नहीं लगाना एज का, बिकॉज हमारी वोटर लिस्ट में आयु पहले से दर्ज होती है, तो उनको केवल फॉर्म 12D भरना होगा।
सर, अमूमन चुनाव के दौरान सत्ता और वो विपक्ष के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, बाहुबल का, सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान जो ये नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इनके प्रोटोकॉल पर क्या असर पड़ता है? क्या क्या इनके अधिकारों पर रोक लगाई जाती है? देखिए, जैसे ही निर्वाचनों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग करता है, उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि सारे कैंडिडेट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेलें और जो सत्ता में दल बैठे हैं उनको सत्ता में बैठने का कोई एडवांटेज ना हो। तो इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे मंत्री इस दौरान दौरा करके कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, फील्ड में जाके निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की कोई बैठक नहीं करेंगे, ऑफिशियल व्हीकल का यूज़ इलेक्शनरिंग में नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए जो इंश्योर करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और जहाँ तक धनबल की बात है, इसमें एक लिमिट है 95 लाख। उत्तर प्रदेश में सारी लोकसभा क्षेत्रों में 95 लाख का एक लिमिट है और इससे ऊपर खर्चा अगर कोई करता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है और इससे उनकी इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से अगर करप्ट प्रैक्टिस सिद्ध हो जाती है तो उनकी सीट भी जा सकती है। और अगर उन्होंने अपने निर्वाचनों का व्यय सही ढंग से नहीं रखा या समय से जमा नहीं किया, उनको मत जिस दिन हमारा काउंटिंग होती है उसके 30 दिनों के भीतर पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है। जो नहीं देते हैं या सही ढंग से मेंटेन नहीं करते हैं, इनका भारत निर्वाचन आयोग उनको इनएलिजिबल कर देता है और इनएलिजिबिलिटी के आदेश से 3 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ऐसे 120 से अधिक व्यक्ति हैं जिनको आज की तारीख में जिनको इनएलिजिबिलिटी है, जो चाहकर भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेणवा साहब, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी तरह इस दौरान अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अपील भी की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपना योग्य प्रत्याशी भी चुनें। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।